हेलो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम करने वाले हैं बीए पार्ट 3 का, बीए फाइनल का पोइम्स का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हमने कर लिया था, बाकी बची हुई पोइम्स हम इस लेसन में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी पोइम है एट द बैक ऑफ द प्रोग्रेस, तस्लीमा नसरीन की लिखी हुई एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस। तो इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। द पोएम एट द बैक ऑफ द प्रोग्रेस इज़ रिटन बाय तस्लीमा नसरीन। बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर है तस्लीमा नसरीन, कंट्रोवर्शियल राइटर है। इस राइटर के बारे में थोड़ा बहुत और आप देख लेना अपनी बुक में, मैंने इसमें थोड़ा कम कवर किया है। बांग्लादेशी राइटर है और इसने अपनी राइटिंग में मुस्लिम और इस्लामिक जो ट्रेडिशंस हैं, जो औरतों के ख़िलाफ़ हैं, उसकी काफ़ी आलोचनाएं की थी और उसकी वजह से इसके ख़िलाफ़ काफ़ी फतवे भी जारी हो गए थे। अभी दिल्ली में रह रही हैं ये, बांग्लादेश से निर्वासित होकर के दिल्ली में रह रही हैं और अपनी उसी राइटिंग के लिए फेमस है ये। इस्लाम की आलोचना की है और औरतों की जो स्थिति है इस्लाम में और सारी दुनिया में, उसको काफ़ी इन्होंने उजागर किया है कि कितनी बुरी स्थिति है औरतों की। तो ये आपको याद रखना है, तस्लीमा नसरीन जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल राइटर रही हैं और औरतों के मुद्दे उठाती हैं। शी इज़ ए बांग्लादेशी ऑथर। द पोइम एट द बैक ऑफ द प्रोग्रेस इज़ इंडिकेटिव ऑफ द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये पोइम भी इसी तरीके की है। इसमें भी औरतों की जो दुर्दशा है, औरतों की जो प्रेडिकामेंट है अपनी सोसाइटी में, उसको शो किया गया है। तो आप देख सकते हो कि इस बैक ऑफ द प्रोग्रेस पोइम इंडिकेटिव है, दिखाती है ये क्या, डबल स्टैंडर्ड्स दिखाती है। डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरे मापदंड है हमारी सोसाइटी के औरतों के लिए। द पोइम शोज़ द कंडीशन ऑफ वुमेन इन ए पैट्रियार्कल सोसाइटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये दोनों ही, अच्छे से याद करनी है आपको। इस पोइम से कुछ भी आए, छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन, ये दो तो आप लिखोगे ही लिखोगे। ये जो पोइम है शो करती है औरतों की कंडीशन को, कहाँ पर, इन ए पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी हमारी सारी, लगभग हर देश में पैट्रियार्कल सोसाइटी मिलेगी, यानी पितृसत्तात्मक, यानी आदमियों की चलती है, आदमी ही प्रधान होता है। द पोइट एक्सपोजेज द हिडन फेस ऑफ डेवलपमेंट। और इस पोइम में जैसे कि नाम में लिखा है प्रोग्रेस, तो हमने प्रोग्रेस तो हमने बहुत कर ली है साइंस में और सोसाइटी में, हर तरीके से, वेल्थ में, लेकिन उसके पीछे क्या है एक्चुअल में, सच्चाई क्या है उसकी, वो बताई गई है। द पोइट एक्सपोज करती है, खोलती है, राज खोलती है हिडन फेस, जो छुपा हुआ चेहरा है प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का। द पोइम पॉइंट्स आउट द एटीट्यूड ऑफ मैन एंड देयर स्टैंड्स ऑन मोरालिटी। तो ये पोइम एक चीज़ और शो करती है, पॉइंट आउट करती है आदमियों का एटीट्यूड और उनका स्टैंड और उनका पक्ष किसके प्रति, मोरालिटी के प्रति, नैतिकता के प्रति। यानी आदमियों के जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी डबल है। जब खुद की बात आती है और औरतों की बात आती है तो डबल स्टैंडर्ड दिखाते हैं। खुद के लिए उनके अलग मानदंड है, औरतों के लिए अलग मानदंड है। द वुमन इज़ लेफ्ट ऑन द मर्सी ऑफ मैन। और आज की सोसाइटी में भी इतनी प्रोग्रेस करने के बाद भी औरतें आदमियों की मर्सी पर डिपेंड है, आदमियों की कृपा पर ही डिपेंड है। इन दिस पोइम द पोइटेस शोज द पिक्चर ऑफ सम मेल कैरेक्टर्स। तो इस पोइम के अंदर ना 3-4 आदमियों के कैरेक्टर्स का बताया गया कि वो बाहर कैसे हैं, अंदर कैसे हैं। बाहर किस तरह का बिहेव करते हैं, घर में आके किस तरह का बिहेव करते हैं, ऊपरी कैरेक्टर कैसा है, अंदरूनी कैरेक्टर कैसा है। तो उन्हीं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस कैरेक्टर की क्या खासियत है। तो पहला जो एक आदमी शो करती है, वो फर्स्ट वन, वो बॉस है। वो किसी कंपनी में बॉस है जो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठता है। ही हैज़ हैड वेरियस सेक्स अफेयर्स इन यूथ। और जवानी में उसके बहुत सारे सेक्स अफेयर रहे हैं। आयरॉनिकली, अब उलट स्थिति ये है, आयरॉनिकली का मतलब होता है विपरीत स्थिति होना, उल्टी स्थिति होना, अपोजिट कंडीशन होना। अपोजिट कंडीशन ये है, ही हैज़ द अथॉरिटी टू गिव आउट कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू द पीपल। ऐसा आदमी जो अपनी जवानी में इतने गंदे गंदे काम कर चुका है, जिसका खुद का कोई कैरेक्टर नहीं है, बड़ा ही पतित कैरेक्टर का आदमी है वो, उसको दिया गया है ये जिम्मा कि वो लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करता है कि इसका कैरेक्टर कैसा है। तो हो गई ना उलट स्थिति है। इसको बोलते हैं आयरनी इंग्लिश में। तो ये आयरॉनिकली है कि उसी आदमी को दिया गया है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का काम, वो लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करता है। दूसरा आदमी है एन एम्प्लॉई हु सीम्स सिविलाइज्ड एंड सोफिस्टिकेटेड। अब दूसरा आदमी की बात कर रही है, वो एक एम्प्लॉई है, मतलब एक कर्मचारी है। वो ऊपर से तो सिविलाइज दिखता है, सोफिस्टिकेटेड भी दिखता है, परिष्कृत दिखता है, मतलब अच्छा आदमी दिखता है, मैनर्स वाला। ही टॉक्स अबाउट फिल्म्स, पॉलिटिक्स, आर्ट, लिटरेचर। और जब उससे कोई बात करता है तो वो उसकी बातों में भी उसकी विद्वता झलकती है।
वो फिल्मों के बारे में बात करता है, राजनीति के बारे में करता है, साहित्य के बारे में करता है, कला के बारे में बात करता है। आपने देखे होंगे ऐसे आदमी कई जो बाहर तो बड़े अच्छे मतलब अपना शो करते हैं अपने मैनर्स को, अपने नॉलेज को, परंतु घर में क्या है वो, बट एट होम ही शाउट्स एट हिज वाइफ। और घर में उसका व्यवहार कैसा है, एकदम ही जो डिसरिस्पेक्टफुल आदमी होता है, खड़ूस आदमी होता है उसके जैसा। वो अपने वाइफ पर शाउट करता है, चिल्लाता है, एब्यूज़ करता है, उसको गालियाँ देता है, एंड बीट्स हर, और उसको पीटता भी है। तो हमने कई लोग ऐसे देखे भी हैं, होते भी हैं, जो बाहर कुछ होते हैं अंदर कुछ होते हैं। थर्ड वन इज़ ए मैन हु कीप्स ए लाइटर इन हिज पॉकेट। अब तीसरा आदमी एक और है, वो अपने पॉकेट में लाइटर रखता है सिगरेट जलाने के लिए। ही गेट्स टिप्स फॉर हिज सर्विसेज। और वो एक छोटा मोटा आदमी है, कोई वेटर टाइप का होगा, होटल में होगा कहीं, तो उसको अपनी सर्विसेज के लिए टिप्स भी मिलती हैं, छोटे छोटे पैसे भी मिलते हैं छोटे छोटे कामों के। ही हैज़ डिवोर्स इज फर्स्ट फॉर स्टेरिलिटी, फर्स्ट वाइफ लिख लेना यहाँ, फर्स्ट वाइफ। तो उसने भी देखो क्या क्या काम किए हुए हैं। बाहर तो वो इतना दब्बू सा बन के रहता है, मीक सा रहता है, विनम्र रहता है, क्योंकि टिप्स लेनी होती हैं, अच्छे से बोलता है सबसे। घर में उसने एक वाइफ को तो स्टेरिलिटी के लिए डिवोर्स दे दिया है। स्टेरिलिटी होता है बांझपन, बच्चा नहीं होता जिसके, उसको स्टेराइल कहते हैं। दूसरी वाइफ को उसने दे दिया है डिवोर्स क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया, फॉर गिविंग बर्थ टू ए गर्ल। तीसरी को इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि वो डॉवरी नहीं लेके आई, दहेज नहीं लेके आई। और चौथी को अब जिसके साथ रह रहा है उसको पीटता है बिना किसी रीज़न के। तो ये हाल है हमारी सोसाइटी का। इतनी प्रोग्रेस होने के बाद भी आदमियों का एटीट्यूड औरतों के प्रति कैसा है। सो दिस पोइम डेपिक्ट्स द सोशल कंडीशन ऑफ वीमेन। तो ये जो पोइम है डेपिक्ट करती है, शो करती है विमेन की सोशल कंडीशन को, औरतों की सामाजिक स्थिति को। दे आर इररिलेवेंट टू प्रोग्रेस। वो प्रोग्रेस के प्रति इररिलेवेंट है, यानी प्रोग्रेस का औरतों की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बहुत ही सही बात है। आज भी हम देखते हैं कि लड़कियां पढ़ लिख के बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाती हैं, लेकिन घर में अभी भी उनको इतनी इज्जत मिलती नहीं है। घर में अभी भी वो पल्लू करके रखती हैं, घर के छोटे मोटे काम भी करती हैं। इन पुरानी टाइप की औरतें थी, जो अनपढ़ औरतें थी, वो जो काम करती हैं, जिस तरह से घर में रहती हैं ना, पढ़ी लिखी औरतें, समझदार औरतें, भले ही वो IAS RAS भी बन गई हों, टीचर बन गई हों, लेक्चरर बन गई, प्रोफेसर बन गई हों, घर में अभी भी उनके साथ वैसा ही बर्ताव होता है। तो कुछ कहाँ तक औरतें खुद भी जिम्मेदार हैं और कहीं हमारा समाज भी जिम्मेदार है। कमेंट ऑन द फीचर्स ऑफ द पोइम। फीचर क्या है पोइम की, खास बातें। सेटायर ऑन ड्यूअल फेसेस ऑफ मैन। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि पोइम एक सेटायर है, व्यंग्य है, किस पे, आदमियों के जो ड्यूअल फेस हैं, आदमियों के जो दोहरे चेहरे हैं, उनका दोहरा मानदंड है। ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, पोइम ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी कहीं ना कहीं तस्लीमा नसरीन ने भी फेस किया होगा ये ज़िंदगी में अपनी, औरतों का जो क्रूर बिहेव झेलना पड़ता है औरतों को आदमियों से, शायद उसने खुद भी झेला होगा, तभी ऑटोबायोग्राफिकल बोला इसको। तस्लीमा नसरीन हैड हर सेल्फ फेस्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इन हर टीनेज। ये आगे ना लाइन कि तस्लीमा नसरीन ने खुद सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन झेला है टीनेज में, जब वो किशोरावस्था में थी तब। द फॉर्म ऑफ द पोइम इज़ इरेगुलर। अब फॉर्म है जो पोइम का वो इरेगुलर है। पुरानी पोइम्स होती थी ना, उनमें एक फिक्स पैटर्न होता था लिखने का, फिक्स राइम स्कीम होती थी, लाइनों की लंबाई निश्चित होती थी। आजकल के जो पोइट हैं वो इन चीज़ों का पालन नहीं करते हैं, वो अपने हिसाब से लाइनों में छेड़छाड़ करते रहते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं इरेगुलर फॉर्म, फ्री वर्स। इट इज़ रिटन इन कन्वर्सेशनल स्टाइल, रिटन एंड इन फ्री वर्स। तो ये फ्री वर्स में लिखी गई, इसको हम फ्री वर्स कहते हैं, जो जिसमें किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाता है। ये फ्री वर्स में लिखी गई है, कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखी गई है, बातचीत का जो स्टाइल है वो है इसमें। तो कोई पोइम के कोई रूल को फॉलो नहीं किया गया है। ओके, तस्लीमा नसरीन के बारे में थोड़ा सा आप और देख लेना, उसने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं और ख़ास पोइम्स कौन सी हैं, और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी कोई पूछ लेते हैं। नेक्स्ट पोइम अपनी है वंस अपॉन ए टाइम। ओके, द पोइम इज़ ए मोनोलॉग। तो ये पोइम एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग का मतलब है एकालाप, जिसमें एक ही आदमी बोलता है। तो इसमें एक आदमी अपने बच्चे से बोल रहा है, तो उसका वो खुद ही बोल रहा है, तो इसलिए इसको मोनोलॉग बोला। डायलॉग हो जाता जब बच्चा भी बोलता। ए फादर इज़ टॉकिंग टू हिज सन। एक बाप अपने बेटे से बोल रहा है। इट इज़ ए कमेंट ऑन द मॉडर्न सोसाइटी। यह पोइम
मॉडर्न सोसाइटी पर एक कमेंट है, आजकल की ज़िंदगी पर। द पोइट टेल्स लेसन अबाउट द बिहेवियर ऑफ पीपल इन द पास्ट एंड इन द प्रेजेंट। तो इसमें पोइट ये बता रहा है कि लोग कितना बदल गए हैं, पास्ट में लोग कैसे हुआ करते थे और अब कैसे हो गए हैं। इन ओल्डन डेज पीपल वर ट्रू, तो उसके हिसाब से पुराने ज़माने में लोग सही थे, सच्चे थे। दे वुड लाफ फ्रॉम देयर हार्ट, वो अपने दिल से हंसते थे। आजकल के लोग बनावटी हंसी हंसते हैं। बट टुडे पीपल ग्रीट ईच अदर विदाउट एनी वार्मथ। आजकल जब लोग मिलते हैं तो उनमें वो गर्मजोशी नहीं होती है, दिखावटी खुशी दिखाते हैं। इसमें पोइम में ये बताया गया कि आजकल, पुराने टाइम में लोग दिल से हंसते थे, आजकल लोग दांतों से हंसते हैं। तो यही बात है, दिखावटी हंसी हंसते हैं। दे डोंट मीन व्हाट दे से। और आजकल के लोग कहते कुछ हैं और उनका मतलब कुछ और होता है, यानी ऊपर से कुछ और बोलेंगे, खुशी हुई आपसे मिल के, अंदर ही अंदर वो सोचते हैं कि कहाँ आ गए परेशान करने, इस तरह की बातें। इन मॉडर्न वर्ल्ड पीपल रिस्पेक्ट ओनली द रिच एंड वेल्दी। आजकल के ज़माने की खास बात यह है कि सिर्फ रिच और वेल्दी लोगों की ही प्रेज होती है, रेस्पेक्ट होती है। इन मॉडर्न वर्ल्ड पीपल हैव मैनी फेसेस। आज की दुनिया में लोगों के बहुत सारे फेस हैं, बहुत सारे चेहरे लिए घूमते हैं। द पोइट सेज दैट ही हैज़ ऑल्सो लर्नड नाउ टू से दोज थिंग्स विच ही डजेंट रियली मीन। अब वो पोइट कहता है कि अब मैं भी सीख गया हूँ, आजकल की दुनिया में रह रह के मैं भी यह चीज़ें सारी सीख गया हूँ कि मैं जैसा हूँ वैसा दिखता नहीं हूँ, जो बोलता हूँ वो मेरा मतलब नहीं होता है। द पोइट डिज़ायर्स टू गो बैक टू द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। अब पोइट तंग हो गया है ऐसी दुनिया में रह रह के, वो सोचता है कि काश वही दिन वापस आ जाएं, चाइल्डहुड वाले, चाइल्डहुड की मासूमियत वाले, इनोसेंस वाले। ही वॉन्ट्स टू बिहेव इन अ नेचुरल वे, वो एक नेचुरल वे में बिहेव करना चाहता है, प्राकृतिक अवस्था में ही रहना चाहता है, बनावटी दुनिया में नहीं रहना चाहता है। ओके, अभी नेक्स्ट पोइम पे आ जाते हैं। इसके राइटर का नाम रह गया था, तो इसके राइटर है गैब्रियल ओकारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिस हो गई थी पहले। तो ये जो पोइम है हमारी वंस अपॉन ए टाइम, इसके राइटर का नाम आप ज़रूर याद रखना, गैब्रियल ओकारा, नाइजीरिया की पोइट है ये। ओके, अब अपने नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ड्स। तो ये वर्ड्स पोइम लिखी गई है एडविन नेडासन। ही इज़ ए सिंगापुरियन पोइट। तो एडविन नेडासन ये पोइट है सिंगापुर का। द पोइम वर्ड्स हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स इन आवर लाइफ। तो इस पोइम में बताया गया है कि शब्दों की क्या महत्ता है हमारी ज़िंदगी में। जो हम बोलते हैं, कहते हैं ना कि छोड़ा गया शब्द और तीर वापस नहीं आते हैं। तो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्ड्स का यूज़ हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। एक बार जो वर्ड बोल दिया वापस नहीं लिया जा सकता वो। और वर्ड्स के घाव कभी भरते नहीं है, बताते हैं ना, जीभ का घाव कभी भरता नहीं है, तीर का या चाकू का घाव फिर भी भर जाता है। ऐसी सी बातें इस पोइम में लगभग की गई हैं। वर्ड्स हैव ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन लिसनर्स। तो वर्ड्स का लिसनर्स पर ट्रेमेंडस इफेक्ट होता है, बहुत ज़ोरदार इम्पैक्ट पड़ता है। यू शुड यूज़ वर्ड्स विद ग्रेट केयर, बहुत सावधानी से हमें वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। इफ़ वी यूज़ वर्ड्स फॉर समवन बिहाइंड हिम, दीज मे बी डेंजरस। तो अगर हम वर्ड्स का प्रयोग किसी के पीछे से करते हैं, यानी किसी के पीछे से उसकी बात करते हैं हम किसी और से, तो बहुत भयंकर सावधानी की ज़रूरत होती है हमें, कि पता नहीं हमारे वर्ड्स को किस तरह से आगे पेश किया जाएगा, किस वे में पेश किया जाएगा। वर्ड्स इन देम सेल्स आर नॉट करेक्ट और ऑफेंसिव। वर्ड्स अपने आप में कभी करेक्ट या ऑफेंसिव नहीं होते हैं। हम ये नहीं कह सकते ये सही वर्ड है, ये गलत वर्ड है, ऐसा नहीं है। बट इट इज़ द कॉन्टेक्स्ट दैट मेक्स देम सो। परंतु उस वर्ड का प्रयोग हमने किस कंटेक्स्ट में किया है, किस संदर्भ में किया है, वो चीज़ उसको बनाती है ऑफेंसिव या करेक्ट। वर्ड्स आर नॉट पर्सनैलिटीज़। वर्ड्स पर्सनैलिटीज़ नहीं होते अपने आप में। वर्ड्स का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता है। वर्ड्स आर नथिंग अनलेस कम्युनिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। और वर्ड्स को जब तक हम डायलॉग में इस्तेमाल नहीं करते हैं तब तक वो कुछ भी नहीं है। अकेला कोई वर्ड है प्रेम, अकेला कोई वर्ड है क्रोध, अकेला वर्ड है ईर्ष्या, इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं है। लेकिन जब इसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तब इसका मतलब निकलता है। वर्ड शुड बी यूज विद प्रॉपर टोन एंड जेस्चर। और आगे एक बात और है कि वर्ड्स का प्रयोग हमें प्रॉपर टोन और जेस्चर के साथ करना चाहिए, यानी वर्ड्स के साथ हमारी बॉडी लैंग्वेज भी मैच करनी चाहिए, वरना उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम किसी को प्यार दिखाना चाहते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी प्यार वाली होनी चाहिए, वरना उस प्यार का कोई मतलब नहीं रहेगा। वर्ड्स कैन ऑल्सो बी मिस इंटरप्रेटेड बाई अदर्स। तो वर्ड्स को मिस इंटरप्रेट भी किया जा सकता है दूसरों के द्वारा। हमारा उस वर्ड को कहने का कोई और मतलब होता है, दूसरा कोई और ले सकता है। सो वी शुड यूज़ देम वेरी केयरफुली। तो हमें उसको केयरफुली यूज़ करना चाहिए। दे कांट बी टेकन बैक, क्योंकि उन वर्ड्स को हम दोबारा वापस नहीं ले सकते हैं।
तो मेन पॉइंट्स हैं इस पूरी पोइम के जो आपको याद रख लेने हैं। इन पूरे वर्ड्स की ही महत्ता बताई गई है और जो कुछ भी आए इस पोइम से ये आप लिख करके काम चला सकते हो। नेक्स्ट है हमारी आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ, रॉबर्ट क्रॉच की लिखी हुई है। क्रॉच की स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से देख लेना, लिखने में दिक्कत ना आए। द पोइम शोज़ द पोइट्स अवेयरनेस ऑफ हिज एडवांसिंग एज। तो इस पोइम में ये पोइम शो करती है कि किस तरह से पोइट को एहसास होता है कि अब वो बूढ़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। एज द पोइट ग्रोज ओल्ड द मेमोरीज ऑफ द पास्ट पेन हिम। तो जैसे जैसे पोइट बड़ा होता है पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं वो उसको परेशान करती हैं, उसको पेन देती हैं। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोइम ही ड्रीम्स अबाउट हिज चाइल्डहुड। तो पोइम का जो पहला पार्ट है उसमें वो अपने बचपन के बारे में सपने लेता है। एंड हिज लव एंड हिज अफेक्शन टुवर्ड्स हिज मदर, और उसको अपनी माँ याद आती है, उसका किस तरह से अपनी माँ के प्रति प्यार था, स्नेह था। ही रिमेंबर्स व्हेन ही वाज स्टैंडिंग इन द गार्डन ओवर द हिल विद हिज मदर। तो उसको एक दृश्य याद आता है कि किसी दिन वो गार्डन में खड़ा हुआ था, वो गार्डन हिल पर था अपनी माँ के साथ। द मदर वाज पिकिंग पीस। तो उसकी माँ वहाँ पीस को पिक कर रही थी, मटर के जो फलियाँ थी उनको पिक कर रही थी। द मदर कॉल्स हिम द बैड वीड। तो उसकी माँ प्यार से उसको खरपतवार बोलती है, बैड वीड बोलती है। बैड वीड वो होता है अनचाहा पौधा होता है जो बीच में उग जाते हैं घास फूस, प्यार से बोलती थी। दिस इज़ सैड इन ए लविंग वे। तो ये चीज़ कही गई थी प्यार से। सेकेंड पार्ट में आता है पोइम के कि पोइट इज़ क्लोज टू डेथ। यहाँ डेथ मिस हो गया है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोइम शोज दैट द पोइट इज़ क्लोज टू डेथ। तो दूसरे पार्ट में पोइट अपने आप को देखता है मृत्यु के समीप। ही एक्सेप्ट्स डेथ एज ए फ्रेंड। वो डेथ को एक फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट करता है। द पोइट इज़ वेटिंग फॉर डेथ। वो वेट कर रहा है डेथ की। व्हेन ही थिंक्स अबाउट डेथ ही इज़ अगेन ट्रांसपोर्टेड बैक टू हिज ओल्ड मेमोरीज। और जब उसको डेथ का एहसास होता है कि मरने वाला है तो उसको फिर से पुरानी बातें याद आती हैं। तो ये जो पोइम है एक प्रोज पोइम है। प्रोज पोइम वो पोइम होती है जो प्रोज के वे से लिखी थी है, जिसमें कोई रिदम, कोई राइम स्कीम, कोई मीटर इस तरह का यूज़ नहीं किया जाता। इट इज़ अ वेरी सिंपल पोइम। तो सिंपल तो है ही है। इट इज़ रिटन इन कन्वर्सेशनल स्टाइल। द पोइम इज़ वेरी टचिंग। इट क्रिएट्स द मूड ऑफ नॉस्टैल्जिया। तो मूड नॉस्टैल्जिया का मूड क्रिएट करती है। नॉस्टैल्जिया का मूड वो होता है जब हम पुरानी यादों में खो जाते हैं, उस मूड को हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं। ईजी है, नो प्रॉब्लम। अंतिम पोइम हमारी आती है वुमन टू मैन। ये एक कवियत्री की लिखी हुई है, जुडीथ राइट की, ऑस्ट्रेलियन पोइट है वो। ये है अबाउट द फियर ऑफ ए वुमन इन गिविंग बर्थ टू चाइल्ड। तो ये पोइम है एक ऐसी औरत के बारे में जिसको जो प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है, उसको डर लग रहा है बच्चे को पैदा करने में। इट शोज़ द फियर ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमन। द मेन आइडिया इज़ फोकस्ड ऑन फीमेल सेक्सुअलिटी। तो मुख्य जो विचार है वो फोकस किया गया है नारी का जो सेक्सुअलिटी है उसके ऊपर। द वुमन द मदर इज़ एंक्शियस अबाउट द चाइल्ड। वुमन अपने बच्चे के प्रति एंक्शियस है, चिंतित है। शी डिस्क्राइब्स द चाइल्ड एज एन आईलेस लेबरर। ये इंपॉर्टेंट है, वो अपने बच्चे को आईलेस लेबरर बताती है। आईलेस है अभी क्योंकि वो पैदा नहीं हुआ है तो उसकी आंखें अभी खुली नहीं है। इट ग्रोज इन साइड द डार्कनेस ऑफ हर वूम। तो वो उसके गर्भ के अंदर, उसके अंधेरे में ही पल रहा है अभी वो। द फीटस इज़ सैड टू बी शेपलेस एंड सेल्फलेस। वो जो फीटस है, वो जो भ्रूण है, वो अभी शेपलेस है क्योंकि उसकी शेप हमें पता नहीं है अंदर है अभी वो, और सेल्फलेस है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। चाइल्ड बर्थ इज़ कंपेयर्ड विद द रिसरक्शन डे। और चाइल्ड बर्थ जो है उसको रिसरक्शन डे के रूप में बताया गया है, कंपेयर किया गया है। रिसरक्शन डे होता है वो जब ईसाई धर्म में मान्यता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सारे लोग अपनी कब्रों से ज़िंदा हो जाएंगे, सभी की मौत का, सभी के पुण्यों का और उसके पापों का हिसाब होगा। तो वो चाइल्ड बर्थ को रिसरक्शन डे से कंपेयर करती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। द चाइल्ड इज़ एक्सपेक्टिंग टू सी द वर्ल्ड ओवर द लाइट। तो चाइल्ड जो है अभी एक्सपेक्ट कर रहा है जल्दी ही दुनिया की इस रोशनी को देखने के लिए। अकॉर्डिंग टू द मदर देयर इज़ नो चाइल्ड विद अ चाइल्ड फेस। इट मे रेफर दैट मदर इज़ अनअवेयर ऑफ द जेंडर ऑफ द फीटस। इसमें एक लाइन आती है पोइम में कि देयर इज़ नो चाइल्ड विद अ चाइल्ड फेस। तो इस लाइन का मतलब ये है कि शायद माँ को अभी पता नहीं है कि इस भ्रूण का जेंडर क्या है, लड़का या लड़की है। द वुमन एंड हर हस्बैंड हैज़ नॉट येट नेम्ड द चाइल्ड। और उन्होंने अभी चाइल्ड का नाम भी नहीं रखा है। दे कॉल्ड द चाइल्ड एज देयर हंटर एंड देयर चेज। तो वे अपने बच्चे को हंटर भी बोलते हैं और चेज भी बोलते हैं। हंटर होता है शिकारी और चेज का मतलब शिकार। शिकारी और शिकार वो दोनों ही हैं उसका बच्चा। द चाइल्ड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैन एंड द फ्लैश ऑफ ए ब्रेस्ट। तो एक बच्चा जो है
बाप की ताकत को लेकर के पैदा होता है और माँ के ब्रेस्ट का दूध पीता है बाद में वो, तो उसमें दोनों के ही गुण होते हैं। द चाइल्ड इज़ द क्रिस्टल ऑफ देयर आइज़, ये बच्चा उनकी आंखों का तारा है। द चाइल्ड इज़ कम्पेयर टू ए रोज़, बच्चे की तुलना एक रोज़ से भी की गई है। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट के अंदर ये पॉइंट बनाए हैं, हर लाइन में जो जो पॉइंट मिला है उस लाइन को कलेक्ट किया है, ताकि इस पूरी पोइम को आप समझ जाओ और पोइम की थीम आ जाए, एक्सप्लेनेशन आ जाए, बड़ा क्वेश्चन आ जाए, छोटा क्वेश्चन आ जाए, ये सारे पॉइंट आप लिख दोगे, कहीं ना कहीं सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम वुमन टू मैन। तो इसमें वुमन टू मैन में जो स्ट्रक्चर है पोइम का वो देख लेते हैं। यूनिफॉर्म स्टेंजा है, सारे स्टेंजा एक जैसे हैं। द पोइट हैज़ एड्रेस्ड द पोइम टू हर हस्बैंड, पोइट ने, ये शायद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पोइम को एड्रेस किया हस्बैंड के लिए, यानी अपने पति को बोल के सुना रही है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग, तो एक डायलॉग भी है। शी हैज़ यूज पर्सनल प्रोनाउंस लाइक यू एंड आई, तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन यूज हुए हैं, यू एंड आई, तो यहाँ पे यू उसका हस्बैंड है, आई वो खुद है। द सेकेंड इंटेंडेड ऑडियंस इज़ एवरी वुमन एंड एवरी मैन, और ये भी मान सकते हैं हम कि जो हस्बैंड के अलावा जो बाकी सुनने वाले हैं वो हर आदमी और हर औरत है। द टाइटल वुमन टू मैन मेक्स द पोइम यूनिवर्सल पोइम, तो इससे ये जो पोइम है एक यूनिवर्सल पोइम बन जाती है। यूनिवर्सल का मतलब हर दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसको एंजॉय कर सकता है। द एक्सपीरियंस ऑफ द वुमन बिकम्स द एक्सपीरियंस ऑफ एवरी वुमन, क्योंकि इस पोइम के अंदर जो औरत का एक्सपीरियंस है वो लगभग हर औरत का एक्सपीरियंस होता है। ओके, तो ये पोइम अंतिम पोइम थी हमारी। तो ये पोइम्स वाला 2 वीडियो हो गए हैं, आप दोनों वीडियो पेपर से पहले अच्छे से देख लेना, याद कर लेना इन चीज़ों को। अगर आप नहीं पढ़े हो तो आपको बहुत हेल्प करेगा, ये पढ़े हो तो भी हेल्प करेगा, क्योंकि मेन पॉइंट्स आ जाते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले ये मेन पॉइंट्स ज़रूर पढ़ के जाना आप। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक।